हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स का लगभग 600 प्रश्नों का संग्रह है, उसको एक बार कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको बिहार में एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा। एईडीओ का उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बिहार दारोगा का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर बीपीएससी का टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम होता है तो पीआरटी के पेपर में जहाँ से 17-18 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आपका जीएस में जो कॉमन पेपर है जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं उस सेक्शन से, वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो हम लोग लगभग अगर डिस्कशन के साथ देखेंगे तो लगभग अगर देखा जाए तो 2000 प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा। लेकिन हम लोग 600 प्रश्नों में उन सारी चीज़ों को, एक साल का जो करंट अफेयर्स है, कोशिश करेंगे हम लोग उसको एक बार कंप्लीट करें। 600 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। और ये पहला प्रश्न हो जाता है आपका, भारत और किस देश के बीच, है ना, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण का आयोजन हुआ। एक तो आपको क्रम भी याद रखना है कि 17वां या 18वां या 19वां, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है। भारत और किस देश के बीच पूछता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, जिसे आप इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, नेपाल, ओमान, फ्रांस और ब्रिटेन। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हुआ भारत और नेपाल के मध्य में, इसका आंसर ए है ना। सूर्य किरण का यह 18वां संस्करण है। सूर्य किरण का यह 18वां संस्करण हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यही हमारा, है ना, यही नेपाल है जो मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यही नेपाल है। और नेपाल का राजधानी कहाँ, काठमांडू है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। कभी हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं, चौहद्दी पढ़ते हैं, तो इसमें आता है कि बिहार से इंटरनेशनल बाउंड्री जो सटा हुआ है वह नेपाल के साथ ही साझा करता है। और नेपाल के साथ जो साझा करता है वह बिहार के जिलों की संख्या हो जाता है 7 जिले। जहां से कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा कि नेपाल से साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हैं, तो ये 7 जिले हो जाते हैं। 7 जिले, जैसे आप देखते होंगे यहाँ से आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर के बिल्कुल किशनगंज तक, है ना, यहाँ पे टोटल के टोटल जो जिले हैं ये 7 जिले हैं। जहाँ पे ये तराई प्रदेश आपको दिखाई देगा, है ना, तराई प्रदेश है, तराई मिट्टी भी यहीं पर मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें, भारतीय सेना दल 29 दिसंबर को 18वें बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास, किन दो देशों के मध्य में, तो ये भारत और नेपाल हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हुआ। इस दल में 334 सैनिक शामिल थे और इस अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब यहाँ पे हम लोग नेपाल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि नेपाल का राजधानी कहाँ पे, तो नेपाल का राजधानी हो जाएगा काठमांडू हो जाएगा, है ना। और इसके मुद्रा हो जाता है नेपाली रुपया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में अभी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। ये तो पहले वाले हैं, है ना, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। क्योंकि जेनजेड जब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई तो सत्ता को भी झुकना पड़ा था। उसके बाद नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना, कमेंट्स में जरूर इसको बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, है ना, दूसरा सवाल हो जाएगा दूसरा सवाल है कि किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। कौन सा देश अनावरण किया है, किसका, यहां पर देखिए, नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का। और ये जो कंट्री है
ये कंट्री आपका हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा इसको, है ना, क्या किया गया, चीन के द्वारा इसको, है ना, अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, चीन के द्वारा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है आपका दिसंबर 2024 में, क्योंकि अभी के समय में देखिएगा ये कहना मुश्किल है कि 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछेगा या 1 साल का पूछेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने 71 का एग्ज़ाम दिया होगा, 71 बीपीसी का एग्ज़ाम दिया होगा, या इसके पहले जितना भी आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा, उसमें करंट अफेयर्स का जो स्तर है, लगभग जो लोग 2 साल का करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से बना के आएगा। ये नहीं कि 3-4 महीने में हम 6 महीने के अंदर का जो भी करंट अफेयर्स बना है उसको हम लोग पढ़ के चले जाएं, तो फिर मुश्किल होगा। अगर पुराना करंट अफेयर्स आपसे पूछ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2024 और 2025 को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2024 में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता है। पूछता है कि किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी, है ना, कबड्डी खिताब जीता है। जैसे बिहार का अगर राजकीय खेल आपसे पूछेगा कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है ना, बिहार का राजकीय खेल, तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा, कबड्डी हो जाता है, कबड्डी। यह बिहार का राजकीय खेल है, कबड्डी को कहते हैं। अगर राष्ट्रीय खेल अगर पूछे आपसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल अगर पूछे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाता है, हॉकी, है ना। बिहार का राजकीय खेल हो जाएगा कबड्डी और भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है ना, जिसको हॉकी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो दिसंबर 2024 में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता, तो ये हो जाएगा हरियाणा स्टील्स के द्वारा होगा, हरियाणा स्टील्स के द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे हरियाणा स्टील्स ने पुणे में पीकेएल सीजन 11 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब हासिल किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही वीवीआई है ना, बहुत ही वीवीआई है। एक बार और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, हरियाणा स्टील्स ने पुणे में पीकेएल सीजन 11 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब हासिल किया। अब यह है कि चैंपियंस को कितना, 3 करोड़ रुपया मिला। जो जीता है, जो विजेता है, उसको 3 करोड़ रुपया मिला, जबकि उप विजेता पटना पायरेट्स को कितना रुपया मिला, 1.8 करोड़ रुपए मिला है, 1.8 करोड़ रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और देखिए, 2024 में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता, तो पूछा जा सकता है कि किसने जीता, या ये पूछा जा सकता है कि इस समय उप विजेता कौन रहा और उप विजेता को कितने, है ना, यहाँ पे मतलब रुपए मिले और विजेता को कितने रुपए मिले, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए 4 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन सी देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 176 लोग, क्योंकि कभी कभी आंकड़ा से प्रश्न पूछा जाता है तो आंकड़ा भूलना नहीं है ना, यहाँ पे आंकड़ा से भी प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में कौन सी देश प्लेन क्रैश के कारण कितना, 176 लोगों की मौत हो गई। कौन सी देश की प्लेन थी, तो ये देखिए दक्षिण कोरिया हो जाएगा, साउथ कोरिया। आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना, साउथ कोरिया हो जाता है। ठीक है, यह आपका होगा कौन सा, तो साउथ कोरिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहाँ पर देखें तो साउथ कोरिया के मुआन शहर में, है ना, साउथ कोरिया के मुआन शहर में बड़ा विमान हादसा हुआ और हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की जान बच गई। यहाँ पे कितने लोगों की, 2 लोगों की जान बची है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में मुआन शहर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई, तो कितने लोग बच गए, तो यहाँ पे 2 लोगों की जान जो है वो बच गई, 2 लोगों की जान बच गई,
है ना, यहाँ पे 2 लोगों की जान बची। और हादसा जेजू एयर के विमान, कहाँ, जेजू एयर के विमान के रनवे पर फिसलने की वजह से हुआ था, जिसके चलते वो क्रैश हो गया, जिसके चलते वो क्रैश हो गया। कारण क्या है, तो हादसा जो हुआ जेजू एयर विमान के रनवे पर फिसलने के कारण हुआ, जिसके वजह से वो क्रैश हो गया, ये कारण है। दक्षिण कोरिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का यह हिस्सा है जिसका राजधानी सियोल हो जाता है। सियोल, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है ना। कोरिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक हो जाता है दक्षिण कोरिया, एक हो जाएगा उत्तर कोरिया। और ये जो हादसा हुआ दक्षिण कोरिया के मुआन शहर में हुआ है ना, मुआन शहर में हुआ। और दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ पे है, सियोल में हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है और यहाँ का मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान कहते हैं, वान, इसको याद रखिएगा, वान, है ना, कोरियाई वान कहा जाता है। यानी कि दक्षिण कोरिया का, है ना, जो मुद्रा है, जैसे हमारे भारत का मुद्रा क्या है, रुपया, है ना, उसी तरीके से यह दक्षिण कोरियाई वान हो जाता है। और दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू, ये पूछा जा सकता है कि महाभियोग लगाने के लिए जो मतदान किया गया, है ना, ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे, ये दक्षिण कोरिया के हो जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देखें, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से, है ना, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया, है ना, तो कौन सा रॉकेट था, ये देखिए PSLV C60 कहते हैं, PSLV C60, है ना, PSLV C60 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, आपको साइंस टेक में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किसके माध्यम से, PSLV C60 के माध्यम से ये किया, है ना, PSLV C60 के माध्यम से इसने यह कर दिखाया है। जैसे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। और ये जो प्रक्षेपण किया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। यहाँ पे जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसरो की स्थापना कब हुआ, 1969 में किया गया था। इसरो की स्थापना, कभी कभी सवाल आपसे पूछा था, है ना, पूछ दिया जाता है कि बताइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब किया गया, 1969 में किया गया। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है ना, इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण हो जाता है, वी नारायण। और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष, है ना, एजेंसी के अंतर्गत आता है इसरो। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वह कौन सा देश है, है ना, कौन सा देश है जो लगातार दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए, कौन सा देश है जो दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है, कौन सा कंट्री हो जाएगा, तो ये कंट्री है आपका अमेरिका, USA हो जाएगा, अमेरिका, है ना। ये कंट्री का नाम क्या है, तो कंट्री का नाम हो जाता है अमेरिका है ये। जैसे भारत में अमेरिकी मिशन ने 2024 में 10 लाख से ज़्यादा गैर अप्रवासी वीजा जारी किया है, जो लगातार दूसरा साल है जब यह उपलब्धि हासिल की गई
किसके द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई? तो अमेरिका के द्वारा यह उपलब्धि हासिल किया गया, अमेरिका के द्वारा। इसमें रिकॉर्ड संख्या में विजिटर वीजा शामिल है, जो पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के लिए भारतीयों के बीच बढ़ती रुचि को दर्शाता है ना। भारतीय रुचि को क्या करता है? ये भारतीय रुचि को दर्शाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बिहार में पूछे जाने वाले जो एग्जाम है ना, ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं आपसे। ऐसे जो प्रश्न है कई बार आपके एग्जाम में है ना पूछ दिए जाते, जो भी आई है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024, पेन भी चेंज करा जा सकता है ना। संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? है ना, संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब पूछता है कि 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आंसर इसका बी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल ने किसको हराया? केरल को, है ना। पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। क्रम में याद रखिएगा, या 33वां हो जाएगा, है ना, 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। पश्चिम बंगाल ने किसको हराया? केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया और ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। फाइनल में गाची बावली स्टेडियम हैदराबाद ये हुआ। पूछा जा सकता है आपसे, है ना, यहाँ पे कि संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है किस स्टेडियम में हुआ? तो हैदराबाद के गाची बावली स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। और गाची बावली स्टेडियम कहाँ पे है? ये हैदराबाद में हो जाता है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। चलिए, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है ना, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है किस मंत्रालय ने? कब? तो 2025 में। किस मंत्रालय ने 2025 में ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, है ना। और आप देख सकते हैं ये राजनाथ सिंह हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय को मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत कौर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। एकदम इसको रट जाइएगा, है ना। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को सम्मानित किया गया? इसको याद रखना है, बहुत ही BBI है, बहुत BBI है ना। यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत कौर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हैं इनका नाम है मनु भाकर, और मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर नाम है। संबंध ताल्लुकात भी पूछा जाता है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से हो जाएगा। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित ये किए गए, जिनका नाम है मनु भाकर। संबंध किससे होगा? शूटिंग से हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग डी गुकेश का संबंध है शतरंज से। डी गुकेश का शतरंज किस खेल से है ना, डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन है ये, सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन। एक हो जाते हैं प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार का जो संबंध है हाई जंप से हो जाएगा। पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता। पैरालंपिक में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। प्रवीण कुमार, हाई जंप। ये जो 4 नाम हम देख रहे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ, एकदम रट जाना है। कभी कभी संबंध भी पूछता है,
जैसे हरमनप्रीत कौर के बारे में पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से रहा है, तो ये हॉकी से रहा है, हॉकी से रहा है। और इन्होंने ओलंपिक में ब्रांज पदक को जीता। तो इस तरह से 4 जो नाम है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया, है ना। बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया 1 जनवरी 2025 से। और कहता है कि कौन ऐसा कंट्री है, कौन ऐसा देश है जहां अपने देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, कब से, तो 1 जनवरी 2025 से। और यह देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यह कंट्री स्विट्जरलैंड है जिसने अपने देश में ही 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया, बुर्का पहनने पर रोक लगाया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। स्विट्जरलैंड में, क्योंकि स्विट्जरलैंड के बारे में आपको पता होगा, स्विट्जरलैंड में ही, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। बाकी जितने भी कंट्री है, बाकी जितने भी हम लोग देश देखते हैं, कंट्री देखते हैं, वहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहां पर देखेंगे हम लोग स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है, पूरी तरह से मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। कब से? 1 जनवरी से। महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर की बात हो रहा है, घर में करे कोई दिक्कत नहीं। और ये स्विट्जरलैंड ने इसको लागू किया, एक कानून बनाकर इसको लागू कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड के इस कानून को, है ना, उल्लंघन करता है तो उसे 1000 स्विस फ्रैंक यानी 96,000 रुपए जुर्माना के तौर पे देना होगा। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी नहीं ढक सकेगी, पूरी नहीं ढक सकेगी। जैसे स्विट्जरलैंड में देखें तो स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न हो जाएगा, है ना। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ पे? बर्न है। और यहाँ पे मुद्रा इसका हो जाएगा स्विस फ्रैंक। मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रैंक हो जाएगा, है ना, स्विस फ्रैंक। और यही जो कंट्री हम लोग देख रहे हैं यही है स्विट्जरलैंड, और इसी का राजधानी यहाँ पे जिसका नाम है बर्न, बर्न है। और यहीं पर मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक बोलते हैं हम लोग, है ना, स्विस फ्रैंक। और इसका उल्लंघन करने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौन हो जाएंगे? मनु भाकर हो जाते हैं, डी गुकेश हो जाएंगे, प्रवीण कुमार जी हो जाते हैं और हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। मतलब उपरोक्त में से सभी होगा, इसका आंसर ई हो जाता है, उपरोक्त में से सभी होगा, है ना, उपरोक्त में से सभी हो जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लें। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत कौर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य जीता। डी गुकेश का संबंध शतरंज से है, सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने। प्रवीण कुमार जी हैं, हाई जंप से इनका संबंध है, पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता। हरमनप्रीत सिंह कौर हैं, जिनका संबंध हॉकी से है और इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखें, 11 नंबर सवाल है ना, 11 नंबर सवाल। चलिए तो 11 नंबर में हम लोग यहां देखेंगे कि हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता, है ना, किस देश ने जीता? हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? आखिर वह कौन सा कंट्री है जो ये खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को,
यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसको बीजीटी भी कहते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी है। श्रृंखला का नाम प्रतिष्ठित पूर्व कप्तानों ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देशों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसके प्रशासक में हम लोग देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेटर ये ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। इसके प्रारूप थे टेस्ट क्रिकेट। प्रथम संस्करण की अगर बात करें तो 1996 से लेकर के 1997 में हुआ और ताज़ा संस्करण 2024-25 ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे टूर्नामेंट प्रारूप में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुआ और टीमों की संख्या 2 और वर्तमान ट्रॉफी धावक ऑस्ट्रेलिया 2024-25। और सबसे सफल कौन है तो भारत 10 श्रृंखला इन्होंने जीता है, भारत। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जल्लीकट्टू, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ये VVI है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना, खास करके एडीओ के पेपर में पूछा जा सकता है, बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया, है ना, किस राज्य में इसका आयोजन किया गया? हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया गया, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्लीकट्टू उत्सव कहते हैं, है ना। ये सांड लड़ाने वाली एक परंपरा है जिसको उत्सव के रूप में यहाँ पे डेवलप किया गया। जल्लीकट्टू एक प्राचीन बैल वशीकरण उत्सव है जो मुख्यतः तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है तो तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य में यह एक प्राचीन बैल वैश्वीकरण उत्सव हो जाएगा जो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के समय में इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें। जैसे हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई, है ना, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं देने वाली पहला एयरलाइन कौन सा बना है? पहला एयरलाइन कौन सा बना, है ना, पहला एयरलाइन कौन सा बना? तो एयर इंडिया हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाता है, एयर इंडिया। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं देने वाली पहला एयरलाइन कौन सा बना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में इसका स्थापना किया गया था एयर इंडिया का, है ना। एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1932 में। और इसका मुख्यालय है एयर इंडिया का नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, और यहाँ पे CEO कैंपबेल विल्सन हो जाएंगे एयर इंडिया का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है, एकदम रटनतम होना चाहिए ये, क्योंकि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ? बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ, है ना। एक बार और प्रश्नों को समझिए। भारत का पहला, जब भारत का पहला हो, जिस राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं उस राज्य का पहला हो या किसी देश का पहला हो, तो समझ जाइए कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ? तो ये मिजोरम राज्य में पैदा हुआ, और यही बच्चा है ना, यही बच्चा है जिसको जनरेशन बीटा कहते हैं, बेबी बॉय। किस राज्य में पैदा हुआ? तो ये मिजोरम राज्य में पैदा हुआ है, मिजोरम, है ना, मिजोरम राज्य में यह पैदा हुआ है। यानी कि 2025 के आसपास, है ना, अगर देखा जाए तो 2025 के आगमन के साथ दुनिया ने जनरेशन बीटा का स्वागत किया, और भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला है, मिजोरम के आइजोल में मिला है ना। इस बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमुरु आटडीका जादेंग है, जिसे भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि व्हाट इज योर जनरेशन। अगर यहाँ पर देखिए, जैसे अभी जो बात हो रहा था कि जनरेशन, है ना, बीटा का, तो जनरेशन बीटा हम लोगों ने देखा, उसके पहले हम लोग देखेंगे जनरेशन बीटा का भी समय देख दीजिए, 2025 से लेकर के 2039 तक है।
इसको याद रखिएगा। जनरेशन बीटा का काल भी पूछा जा सकता है, कब से कब तक, तो 2025 से लेकर 2039 तक। उसके पहले कुछ ऐसे जनरेशन है जिसके बारे में हम लोग बात करें, जिसका नाम है लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन का शासन काल रहा 1883 से लेकर के 1900 तक। फिर उसके बाद जो अगला जनरेशन आया उसको ग्रेटेस्ट जनरेशन हम लोग कहते हैं। 1901 से लेकर के 1927 तक के, है ना, समय को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हो जाता है साइलेंट जनरेशन, यानी कि 1928 से 1945 के बीच में जिसका जन्म हुआ था, उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट जनरेशन कहते हैं। उसके बाद बेबी बूमर, ये बेबी बूमर जो है ये 1946 से लेकर के 1964 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे जनरेशन एक्स मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, 1965 से लेकर के 1980 में जिनका जन्म है उन्हीं को हम लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलेनियल है, और मिलेनियल जनरेशन जो 1981 से लेकर के, है ना, 1996 तक जिनका जन्म हुआ है इसके बीच में, उन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं। और ये है आपका जनरेशन जेड, है ना, जनरेशन जेड। और जनरेशन जेड ही पूरी दुनिया में कमाल अभी और धमाल मचा रहा है। और ये जनरेशन जेड का जन्म कब से, 1997 से लेकर के 2012 के बीच में, 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ उसको हम लोग जनरेशन जेड कहते हैं। और उसके बाद जो अगला पीढ़ी आता है जिसको हम लोग जनरेशन अल्फा कहते हैं, है ना, इसको हम लोग जनरेशन अल्फा कहते हैं। और जनरेशन अल्फा जिनका जन्म 2013 से 2024 के बीच में हुआ, है ना, 2013 से 2024 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको हम लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जनरेशन अल्फा कहते हैं। और अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ, है ना, जिसको हम लोग जादेंगे कहते हैं, इस बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ, है ना, जिसको जनरेशन बीटा के नाम से जानते हैं। और ये 2025 से लेकर 2039 के बीच में जिसका जन्म होगा उसको हम लोग जनरेशन बीटा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न ये हो जाएगा आपके लिए, और अगला प्रश्न हो जाएगा खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है, शुभंकर कौन है ना, कौन है शुभंकर? आप ये दोनों को देख रहे होंगे ना, दोनों को देख रहे हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का यह शुभंकर है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, एक का नाम है तेजस और दूसरा का नाम है तारा। तेजस और तारा, तेजस और तारा, यह शुभंकर है किसका, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का। आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, ए और बी, तेजस और तारा। तेजस और तारा ये शुभंकर है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 हो रहा था, उसी के शुभंकर बनाया गया जिनका नाम है तेजस, और एक का नाम हो जाता है तारा। तेजस और तारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखें, और नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बीबीआई है ना, बहुत बीबीआई सवाल हो जाता है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया, पूर्ण सदस्य बना, 10वां पूर्ण सदस्य पूछता है, कौन सा? इंडोनेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बीबीआई है, एकदम रट जाना है ना, भूलना नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो 10वां पूर्ण सदस्य ब्रिक्स का कौन सा बना? इंडोनेशिया बना, है ना, इंडोनेशिया बनता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां देखेंगे, और यह है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है ना, सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है देवजीत सैकिया, नाम है देवजीत सैकिया। नाम क्या है? तो देवजीत सैकिया हो जाएगा। आंसर इसका डी है, देवजीत सैकिया। और यही है आपके देवजीत सैकिया जिसे आप देख रहे हैं, और इन्हीं को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव पद पर इन्हीं को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये है आपका 18 नंबर सवाल, है ना, 18 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखा?
जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह आधारशिला रखा गया है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली, क्या मैंने कहा था कि जब देश का पहला आ जाए और राज्य का पहला आ जाए, जिस राज्य का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, और ये जो पॉइंट आएगा, इंफॉर्मेशन होगा, आपके जुबान पे होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? कौन सा राज्य है? तो ये देखिए, ये राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में रखा गया है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य हो जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब, तो 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम के पास पुदिमकला में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखा। कहाँ? तो ये रखा गया आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के कहाँ? विशाखापत्तनम के पास पुदिमदक्का में। कभी कभी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है सोर्स और साइट के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे, तो भूलना नहीं चाहिए। आंध्र प्रदेश में कब? 8 जनवरी 2025 को है ना। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ रोज 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, ये भी याद रखना होगा। रोज कितना? तो 1500 टन है ना, 1500 टन हो जाता है। क्या है मिशन का मकसद? मिशन का मकसद क्या होगा? तो यहां पे मिशन का मकसद देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद है कि साल 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हो। इसमें करीब 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसकी वजह से 6 लाख नौकरियां बनेगी। अच्छी बात है। 6 लाख। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगा और इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट भी दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, और यह है कि हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए, है ना, सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। सिप एयर ऐप लॉन्च किया, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सिप्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। सिप्ला कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सिप्ला ने भारत में अस्थमा की पहली जांच के लिए सिप एयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सिप एयर मोबाइल लॉन्च किया है ना, किसकी जांच के लिए? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अस्थमा की जांच के लिए, अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सिप्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे सिप्ला लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, है ना। सिप्ला मुख्य रूप से श्वसन, हृदय रोग, गठिया, मधुमेह आदि के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा यह जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हमारा जो प्रश्न होगा ये है आपका 20 नंबर। हाल ही में भेल ने, है ना, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? जल विद्युत परियोजना हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? वह कौन सा देश हो जाएगा? तो यह देश आपका भूटान है। कौन सा देश? भूटान। यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भूटान में, है ना, पुनात संगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया गया है। यहाँ पे 2 इकाइयों को चालू किया गया है। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा भूटान के संदर्भ में। तो भूटान का राजधानी कहाँ है? भूटान का राजधानी हो जाएगा थिम्पू। और ये जो कंट्री हम लोग देख रहे हैं यही है आपका भूटान, है ना। यही कंट्री क्या है? तो ये भूटान हो जाएगा, है ना। भूटान का सीमा भारत के साथ साझा करता है, भारत के साथ साझा करता है यहाँ पे, है ना। और भूटान का राजधानी कहाँ पे आता है? थिम्पू है इसका राजधानी, थिम्पू, है ना। राजधानी इसका थिम्पू है। और इसका मुद्रा हो जाएगा न्यूल्ट्रम, है ना, नगुल्ट्रम हो जाएगा, नगुल्ट्रम इसका मुद्रा का नाम है, नगुल्ट्रम,
है ना। भूटान की मुद्रा का नाम है और भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग टोगबे हो जाएंगे और भूटान के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जिग्मे खेसर नाम गैल वांगचुक हो जाएंगे। संसद का नाम है तशोंगडू और यहाँ भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तीरंदाजी है। सीमा रेखा की लंबाई अगर हम लोग देखें तो सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 699 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 699 किलोमीटर हो जाएगा। सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इससे सटे हुए राज्य कितने हैं भारत के, तो भारत के 4 राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा, तो ये देखिए पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इसको याद रखिएगा, है ना। 4 राज्य हैं जो इसे सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य जो इससे सीमा साझा करते हैं, ये है ना, 4 राज्य जो सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखें, है ना। 21 नंबर सवाल, किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है। $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की बात किया जा रहा है ना। किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन ऐसा राज्य है जहां पर इसकी घोषणा की गई है। चलिए कौन सा राज्य हो जाएगा जिसकी घोषणा की है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है, तो ये तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य है, ये है आपका तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, अमेरिका का कौन सा राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है, तो भीषण जंगली आग की चपेट में कैलिफोर्निया हो जाएगा। इसका आंसर बी है, कैलिफोर्निया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है और यहाँ का लॉस एंजल्स शहर आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अभी तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। 2000 से ज़्यादा इमारतें को नुकसान पहुंचा और करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। आग के चलते यहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया और आग लगने के पीछे बारिश की कमी, सूखी लकड़ियां और तेज हवाओं को वजह माना जा रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी, तो ये हो जाएगा क्यूबा को भेजी है ना। कौन सा कंट्री है, तो क्यूबा कंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया, है ना। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये हो जाते हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कब, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्लो कांगलू होंगे। विषय क्या है, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं और ये 25 प्रश्न नहीं तो और बढ़ा देंगे, है ना। हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम जिसका नाम है हिम कवच को किसने डिजाइन किया है, तो हिम कवच को डिजाइन किया है किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा इसको, है ना, डिजाइन किया गया है। यही है आपको हिम कवच। सैनिकों को जब ठंडे प्रदेश में जाने पड़ते हैं सुरक्षा के लिए, बड़ी तकलीफ झेलना पड़ता है और यही वजह है कि DRDO ने इनके लिए हिम कवच का निर्माण किया है। DRDO के द्वारा ही इसको किया गया। यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच का वस्त्र प्रणाली विकसित की। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के लिए डिजाइन की गई है और इस प्रणाली ने परिचालन सेटिंग्स में सभी उपयोगकर्ता परीक्षाओं को क्या किया है, पारित कर दिया है। जैसे DRDO की स्थापना देखेंगे तो 1958 में हुआ,
जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत हो जाएंगे। आदर्श वाक्य देख सकते हैं, बलस्य मूलम विज्ञान, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है ना, युद्ध में चलाता है। चलिए, बहुत सारे प्रश्न, हमने कहा था कि 600 प्रश्न का संग्रह है जिसमें हम लोग 600 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, है ना। एडीओ, बिहार दरोगा, सीजीएल, बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत ही, है ना, बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।